सुप्रभात। आज सभी प्रिय छात्र चित्रलेखन के बारे में अध्यापन करेंगे। चित्रलेखन चित्रलेखन होता क्या है? चित्रलेखन से तात्पर्य क्या है? चित्र ऐसी छवि जो आप सभी के सामने क्या होती है? अंकित होती। सबसे पहले चित्र आप अपनी कल्पना में बनाते हैं, उसके बाद आप उसे बनाकर प्रस्तुत करते हैं किसी भी पृष्ठ पर या किसी भी पेज पर। चित्रलेखन द्वारा आप सभी छात्र घटनाओं का वर्णन करना, आपके साथ जो भी घटनाएं घटित हो रही है या कोई भी क्रिया घटित हो रही है या आप किसी क्रिया को देख रहे हैं या किसी घटना को देख रहे हैं या अपनी कल्पना या अपनी भावनाओं को प्रस्तुत कर सकते हैं। चित्रलेखन में आज हम सभी चित्र वर्णन कहते किसे हैं, चित्र वर्णन के क्या लाभ हैं, चित्र वर्णन की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, चित्र वर्णन का क्या तरीका है, चित्र वर्णन करते समय क्या तरीका अपनाना चाहिए, यह जानना आप सभी छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी है। सर्वप्रथम चित्र वर्णन कहते किसे हैं? किसी चित्र को देखकर उससे संबंधित मन में उठने वाले भावों को अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त करना ही चित्र वर्णन कहलाता है। दोबारा से दोहराऊंगी, ध्यानपूर्वक सुनेगा। किसी चित्र को देखकर, आपने किसी चित्र को देखा, देखते ही या आपने किसी घटना को देखकर आपके मन में कुछ ना कुछ भाव उत्पन्न होते हैं या कोई ना कोई भाव उभरते हैं। उन भावनाओं को आप अपनी कल्पना की शक्ति के माध्यम से, अपनी इमेजिनेशन की शक्ति पार की वजह से माध्यम से उसे अभिव्यक्त करते हैं, बताते हैं। उसे ही चित्र वर्णन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहूं तो चित्र को देखकर उसमें निहित, उसके अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं या जो भी स्थितियां हैं या भावनाएं हैं, उनका वर्णन करना चित्र वर्णन कहलाता है। सरल शब्दों में समझेंगे, दिए गए चित्र को देखकर उस चित्र को अपने शब्दों में आप सभी छात्र जब प्रस्तुत कर देते हैं तो वो चित्र लेखन कहलाता है। चित्र लेखन भी होता है और मुख के द्वारा उस चित्र को देखकर वर्णन करना, बताना चित्र वर्णन कहलाता है। वर्णन के लिए या चित्र लेखन के लिए दिया गया चित्र किसी घटना को दर्शाने वाला, किसी पूर्ण स्थिति को, पूरी स्थिति हो चुकी है, व्यक्त करने वाला और किसी व्यक्ति विशेष के बारे में आपको बताता हूं या प्रकृति से संबंधित हो सकता है, आपकी प्रकृति से भी जुड़ा हो सकता है। चित्र वर्णन के लाभ होते क्या हैं? चित्र वर्णन से वस्तुओं या दृश्यों को परखने की क्षमता का विकास होता है, आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, आपकी सोचने की क्षमता का विकास होता है, आप किसी भी वस्तु को या दृश्य को बारीकी से समझते या देखते हैं। चित्र वर्णन से कल्पना शक्ति का विकास होता है, आपकी जो इमेजिन करने की पावर है, कल्पना करने की, किसी भी चीज को अपने दिमाग में प्रस्तुत करने की जो शक्ति है, उसका विकास होता है। चित्र वर्णन से अपने विचारों को एक सूत्र में पिरोकर, जैसे आप माला को पिरोते हो, मोतियों को पिरोते हो, वैसी आप उसकी कनेक्टिविटी करते जाते हो, सूत्रों को जोड़ते हुए जाते हो। एक सूत्र में पिरोकर लिखने की प्रतिभा का विकास होता है। भाषा लेखन का भी विकास होता है जब आप चित्र का वर्णन मुख से ना कर उसे लिखकर प्रस्तुत करते हैं। आइए चित्र वर्णन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। आप देख रहे हो काफी सारे वाक्यों को लाल रंग से अंकित किया गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले चित्र को बारीकी से देख लीजिए, परख लीजिए। जो भी बातें आपको चित्र में नजर आ रही हैं उन्हें अलग से आप लोग लिख लीजिए, एक संकेत बिंदु तैयार कर लीजिए। यदि चित्र में व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं तो उनके चेहरों के भावों को ध्यानपूर्वक देखिए, क्या वो सुखी हैं या फिर क्या है, दुखी हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, कि क्या भाव व्यक्त कर रहे हैं, व्यक्त करना चाहिए। यदि किसी महापुरुष या चरित्र व्यक्ति का चित्र हो
या किसी ऊंचे पद के व्यक्ति का चित्र हो तो उस व्यक्ति के प्रति निजी विचारों या भावों को प्रस्तुत किया जा सकता है। आप उनके बारे में क्या सोचते हो, आप वो भी भाव वहां पर प्रस्तुत कर सकते हो। वाक्य रचना करते समय उक्तियों, मुहावरों, सूक्तियों, लोकोक्तियों, काव्य की पंक्तियों का प्रयोग भी भाषा को सुंदर, प्रभावशाली बनाने के लिए किया जा सकता है। चित्र वर्णन करते समय आपके सभी वाक्य चित्र से संबंधित ही हों। चित्र वर्णन में अनावश्यक बातों को जगह नहीं दी जाती है। चित्र वर्णन ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। केवल 25 से 30 शब्दों तथा 7-8 वाक्यों या 10 वाक्यों में भी उस पूरे चित्र का लेखन करना चाहिए या वर्णन करना चाहिए। चित्र में जितनी भी चीजें दिख रही हों सभी का वर्णन सही वाक्यों या सही वाक्य के नियमों के प्रयोग के द्वारा करना चाहिए। यदि चित्र के साथ शब्द भी दे रखे हों तो उन सभी शब्दों का प्रयोग आपके वाक्यों में हो जाना चाहिए। ये चित्र वर्णन का प्रयोग आप संस्कृत के पेपर में भी देखते हैं, आपकी परीक्षा में आता है। वैसे हिंदी में भी चित्र वर्णन को करना चाहिए। वाक्य रचना करते समय ध्यान रखना चाहिए कि आप केवल वर्तमान समय ही वाक्य रचना करें। वर्तमान, आप प्रेजेंट टेंस में ही वाक्यों को लिखोगे। पहले वाक्य में बताएं कि दृश्य किसका है, अगले वाक्य में बताएं दृश्य में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या बातें प्रस्तुत की गई हैं। इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि विषय, आपका जो टॉपिक है, और वाक्य में क्रमबद्धता होना चाहिए। कनेक्टिविटी, क्रम का मतलब क्रम होना जरूरी है। आप अपने क्रम के साथ क्रम जरूर करेंगे कि क्रम में आप उन चीजों को लिखें। लिखते समय आपको ध्यान देना है कि विषय और वाक्य का क्रम एक जैसा होना क्या है, अत्यंत आवश्यक है। आइए आगे जाने। बहुत महत्वपूर्ण है चित्र वर्णन का तरीका किस तरीके से हो। सर्वप्रथम चित्र को ध्यान से देखना है। आपको देखना है चित्र दिखता कैसे है। भी मैं आपके सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत करूंगी और अभ्यास के लिए भी आपको मैं कुछ चित्र प्रस्तुत कर रही हूं। आप सभी अपनी कॉपी में उसका वर्णन करेंगे 10 लाइनों। संपूर्ण चित्र किसका है यह बताना है। चित्र में कौन कौन से क्रियाएं हो रही हैं, उन्हें उनका क्रम क्या है, कैसे लिखोगे उसे, वो जरूरी है। फिर चित्र के माध्यम से कही जा रही बात को अपने शब्दों में समझाने का प्रयास करें। अंत में अपने विचार आप लोगों को क्या है, लिखने हैं कि आप अपने विचार अब चित्र के द्वारा कैसे प्रस्तुत करोगे। आइए एक उदाहरण है। चित्र में आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीजें, रस्सी में कपड़े सूख रहे हैं, पास में ही क्या है, नाला बह रहा है, उसी नाले में एक व्यक्ति क्या कर रहा है, कपड़े धो रहा है, वहीं पर ही क्या है, गाय भैंसे भी वहां का पानी पी रही। आप ही बताइए कि पानी क्या शुद्ध होगा? नहीं। तो सोच लीजिए यहाँ पर जल प्रदूषण के बारे में चित्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत चित्र में जल प्रदूषण को प्रभावित करने वाली स्थिति को दर्शाया गया। इस चित्र में एक व्यक्ति कपड़े धो रहा है, कुछ जानवर नहा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, नाले का पानी नदी में गिर रहा है, कारखानों से निकलने वाले रसायन, कारखाना आप पीछे देख सकते हैं इतना बड़ा, ठीक है, वहां से धुआं निकल रहा है, आदि अपशिष्ट पदार्थ भी नदी में गिर रहे हैं। गंदे पदार्थ भी, रासायनिक पदार्थ भी उसमें गिर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि इन सब से नदी का पानी दूषित होता है, गंदा होता है। जल के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है और नदियों का जल मुख्य क्या होता है, स्रोत है हमारे पानी पीने का। नदियों के जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हमें समय रहते अपनी इन गलतियों को सुधारना होगा, अन्यथा इसके दुष्प्रभाव बहुत भयंकर होंगे। अब आप दूसरा चित्र देख सकते हैं कि दो व्यक्ति यहाँ पर खड़े हैं और एक ईश्वर से क्या कर रहे हैं, अपनी याचना कर रहे हैं। वहीं पर गाय भी है और प्रकृति का सुंदर चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप अपनी भावनाओं को समझते हुए आप इस चित्र के बारे में क्या सोचते हैं, आप इस चित्र का वर्णन अपने शब्दों में अंकित करेंगे।
यहाँ पर भी यही बताया गया है कि नालों से गंदा पानी क्या कर रहा है, नदियों में जा रहा है, फैक्ट्री का धुआं उठ रहा है। तो आप खुद से इसका वर्णन करेंगे। एक और अभ्यास के लिए है कि एक बुजुर्ग महिला को एक बच्चा क्या करवा रहा है, सड़क पार करवा रहा है। तो आप क्या सोचते हो इन चित्रों के बारे में? इनका सभी छात्र अभ्यास करेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में। धन्यवाद।